फ्रेंड्स, अभी इसके पहले सब लेक्चर्स में हम लोगों ने हमारा सबसे पहले बेसिक इंग्लिश किया और उसके बाद में हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर सीखना शुरुआत की। उस शुरुआत में मैंने आपको जो टॉपिक सिखाए हुए वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जो कोई भी एग्जाम के लिए या इंग्लिश अच्छी लिखनी और बोलनी आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वह सब टॉपिक्स अगर आपने अच्छे किए हैं, पढ़े हैं, उसका बहुत अच्छा अगर स्टडी किया होगा तो आपको समझेगा। इसके बाद में अभी मैं आपको 2008 से लेके 2022 तक जितने भी सीडीएस के एग्जाम हुए हैं उनके मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस निकाले हैं। अभी तक आप लोगों ने सेक्शन वाइज देखा है, मतलब स्पॉट द एरर, मतलब सब एग्जाम का स्पॉट का एरर एक साथ में देखा हुआ है। मतलब 2008 का स्पॉट द एरर एक साथ में, 2009 का एक साथ में, 2010 का एक साथ में, 2011 का एक साथ में, ऐसे 2022 तक के जितने भी आपके स्पॉट द एरर एग्जाम में आए हुए हैं वो आपने इकट्ठा सॉल्व किए। लेकिन मैं उस सबसे अलग आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर हमने अगर कोई भी एक टॉपिक अच्छा किया तो उसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स आते हैं, तो उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं वो हमें कितने सरल और इजी हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज मतलब सीडीएस के सॉल्व क्वेश्चंस पेपर के मैंने मतलब सॉल्व करके अभी मैं बताने वाला हूँ। तो हम लोग ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन पेपर्स, वो क्वेश्चन पेपर है 2008 से लेके 2022 तक के है। 2008 से लेके 2022 तक क्या है, और इसने मैंने क्या किया है, सेक्शन वाइज नहीं किया है, टॉपिक वाइज किया है। मतलब अभी आपको यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं वो सब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के रूल्स पर ही आधारित है, और ये आपको मालूम पड़ेगा क्योंकि वो सब इकट्ठा मैंने किए हुए हैं। तो आपको इससे मालूम पड़ जाएगा अगर मैंने मेरा एक टॉपिक अच्छा किया तो उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस हमें कितने इजी हो जाते हैं। तो वैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज किया हुआ है और सेक्शन वाइज किया हुआ है। मतलब क्या, सबसे पहले मैंने लिया है, जो सेक्शन लिया है वो स्पॉट द एरर लिया हुआ है, और ये स्पॉट द एरर्स में मैंने जितने भी 2008 से लेके 22 तक जितने भी स्पॉट द एरर्स के लिए जितने भी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए सभी इकट्ठा किए हुए हैं। मतलब ये स्पॉट द एरर एक बार हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आजकल नहीं आता है, लेकिन 2018 तक सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए क्वेश्चंस आते थे सीडीएस में, तो वो उसके बाद में दिए हुए हैं मैंने। तो ये दो सबसे मेन जो हमारे ग्रामर के ऊपर होते हैं वो मैंने लिए हुए हैं। इसके अलावा अभी जो ग्रामर में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें पर्टिकुलरली जो है वहां पर सेंटेंस कंप्लीट करना, वहां पर भी ग्रामर होता है। तो उस टाइप में अगर ग्रामर के जो क्वेश्चंस है वो मैं इकट्ठा लेने वाला हूं, क्योंकि वो अभी अभी आने चालू है तीन चार एग्जाम से। तो उसको मैं बाद में, मतलब हमारा सब लेक्चर्स खत्म होने के बाद में, उसके बाद में लास्ट में मैं ले लेने वाला हूँ। और ये आपको प्रैक्टिस के लिए अभी मैं जानबूझकर ये आपको हर टॉपिक के बाद में मैं आपको ये दे रहा हूँ। और उसके बाद में जब हमारे सब पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखकर हो जाएंगे तो उसके बाद में सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैं एक साथ में क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, तो चलो दोस्तों देखते हैं इसमें स्पॉटिंग द एरर्स में 2008 से लेके 2022 तक यहाँ पर हर एक साल में कौन सा एग्जाम को आया, फर्स्ट एग्जाम को आया, सेकंड एग्जाम को आया, वो सब दिया हुआ है। हमारे लिए ये मतलब नहीं, हमारे लिए मतलब जो है वो ये है, इतना ध्यान में रखिए। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यही क्वेश्चन देखते हैं। नो वन नोज एज टू व्हाई ही डिड इट और हु वाज बिहाइंड हिज डूइंग इट। दोस्तों, कोई भी स्पॉट द एरर का जब सेंटेंस होता है तो हमें ऑफ कोर्स एक एक पार्ट में अगर हमें कुछ एरर मिलती है या नहीं मिलती है वो देखनी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर उस पार्ट को अगर मैं बराबर कह रहा हूं तो वहां पर
मैंने उस पार्ट में जितने भी रूल्स है वो सब मैं वहां पर अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। इसलिए इंस्ट्रक्शन आपको मालूम है वहां पर क्या होती है, ABCD में से कोई भी एक पार्ट में एरर होती है। अगर आपको लगते है एरर नहीं होते हैं तो लास्ट का डी, ये जो ऑप्शन है नो एरर का, वो आपको वहां पर चयन करना होता है। ओके, तो चलो दोस्तों इसमें देखते हैं क्या है। अभी हमने जो भी रूल सीखे हुए इसका ही उपयोग हमें यहाँ पर करना है, और ये सब एक साथ में देने का कारण सिर्फ इतना ही है कि अगर ये आप समझ जाओगे तो धीरे धीरे आपकी मेंटल एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो कौन से चैप्टर पर है, कौन से टॉपिक पर है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इसके लिए सब मैंने क्वेश्चंस इकट्ठा किए हुए हैं। सबसे पहले देखिए, नो वन नोज एज टू व्हाई ही डिड इट। अभी सबसे पहले यहां पर देखना है हमें, क्या देखना है, देखिए नो वन नोज, ये सही है क्या? तो हमें मालूम है ये सिंगुलर होता है, तो इसके बाद में ये नोज ये भी बराबर है। ओके, तो नो वन नोज ये सही है। उसके बाद में एज टू, एज टू ये एक ऐसा प्रीपोजिशन है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। एज टू के बाद में कभी भी वेदर नहीं तो इफ नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए। मतलब इस प्रीपोजिशन के बाद में यहां पर जो भी यहां पर क्वेश्चन होता है, जैसे WH क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने इस पार्ट में लास्ट में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं इसके रूल्स पढ़े हुए हैं। तो उसमें एस टू के लिए ये एक रूल है, एस टू के बाद में कभी भी वहां पर वेदर नहीं तो इफ से चालू होने वाला इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए। यहां पर WH वर्ड्स के जो भी कुछ सेंटेंसेस हो गए वो चलते हैं, लेकिन ये नहीं चलता है। ओके, तो ये सबसे पहले हमें समझ में आया, नो वन नोज एज टू व्हाई ही डिड इट। अभी यहां पर बाकी का देखना है। एक तो अभी पहले हमें समझ गया कि व्हाई चलने वाला है। ओके, अभी इस पे देखेंगे व्हाई ही डिड इट, ये सही है क्या? हम लोगों ने रूल सीखा हुआ है, जब भी मेन क्लॉज ये हमारा कोई भी होने दो, उसको मेन क्लॉज इंटरोगेटिव होने दो, नहीं तो असर्टिव सेंटेंस होने दो, कोई भी अगर रहेगा तो हमें यह पता होना चाहिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा जो भी सेंटेंस रहेगा, ये कौन सा है, मेन क्लॉज है, और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी सेंटेंस अगर रहता है तो वो हमेशा असर्टिव ही होना चाहिए। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका रूल है। तो वैसे ये है क्या वो देखना है, नहीं तो हमें क्या लगेगा मालूम है, WH वर्ड है ना, तो यहां पर व्हाई डिड ही इट नहीं चलेगा, या व्हाई डिड ही डू इट नहीं चलेगा। यहां पर ये वर्ब है, तो कोई भी असर्टिव सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब रहता है तो उसका कंस्ट्रक्शन हमेशा ऐसे होना चाहिए। क्या? सबसे पहले WH वर्ड जो भी रहेगा वो, उसके बाद में यहां पर सब्जेक्ट, उसके बाद में यहां पर वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट। सबऑर्डिनेट क्लॉज में इसी टाइप की कंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट क्वेश्चन में होनी चाहिए। तो इस टाइप की कंस्ट्रक्शन तो हमें बराबर दिख रही है। अभी मतलब A पार्ट भी बराबर है, B पार्ट भी बराबर है। अभी जाते हैं C पार्ट पर। यहां पर क्या है देखिए, मतलब किसी को भी मालूम नहीं उसने ये क्यों किया, और who was behind his doing it, no error। अभी देखिए यहां पर who was behind, इधर तक तो हमें समझता है बराबर है, लेकिन हमें अभी his doing it ये सही है या नहीं है ये समझ में आना चाहिए। तो इसका रूल्स आप आगे जाके सीखने वाले हैं। अभी ये सिर्फ किसके लिए है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, इसके लिए ये आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए यहां पर दिया हुआ है। अभी इसका रूल हम लोग देखते हैं। आप सबको मालूम है his, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, राइट। और कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, मतलब वो माय हो,
हर हो, हिज, योर, हर, ऐसे कोई भी होने दो। ये जब होता है तो इसके बाद में हमेशा नाउन ही आना चाहिए, ये हमें मालूम है। विदाउट नाउन हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अगर इनके बाद में अगर वर्ब आया तो उसको हमेशा आईएनजी ही लगना चाहिए, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में एक तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है सब, इसके बाद में यहाँ पर एक तो नाउन चाहिए, मतलब नाम चाहिए, फिर वो कोई भी रहने दो, कॉमन नाउन रहने दो, कलेक्टिव नाउन रहने दो, कुछ भी रहने दो, या अगर वर्ब आ गया तो उसमें आईएनजी आना ही चाहिए। तो ये एक बार रूल समझ में आ गया तो आपको समझेगा, नहीं तो हमें लगते समय लगेगा यार ये किधर आज तक सुना नहीं, हम लोगों ने कभी देखा नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसे हम लोग देखेंगे। तो इसलिए ये समझ के चलो कि यहाँ पर ही इज डूइंग इट, ये सही है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा नो एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द नेम ऑफ अ कंट्री, मतलब मुझे ऐसे कंट्री का नाम बताओ वेयर, जहां पर एवरी सिटीजन इज लॉ अबाइडिंग, जहां पर हर नागरिक कानून का पालन करता है, एंड नो ट्रबल इज देयर। ओके, और उसके बाद में नो एरर है, और उसके बाद में वहां पर कोई भी समस्याएं नहीं होती है। मतलब अगर एवरी सिटीजन लॉ अबाइडिंग होगा तो वहां पर ट्रबल नहीं रहेगा। ऐसे कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। चलो हमें वो मतलब समझ में आना चाहिए, लेकिन बाकी अभी एरर किसमें देखते हैं। जैसे टेल मी इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसमें कुछ भी गलती है नहीं। उसके बाद में ये भी सही है, टेल मी द नेम बराबर है। नेम ऑफ अ कंट्री, यहाँ पर भी कुछ भी गलत नहीं है, मतलब ये भी सही है। वेयर एवरी सिटीजन इज लॉ अबाइडिंग, यहाँ पर वेयर ये रिलेटिव एडवर्ब है, वो क्या है कैसे हो हमें धीरे धीरे समझेगा। तो एवरी सिटीजन, एवरी है तो यहाँ पर इज है तो ये भी बराबर है। लॉ अबाइडिंग ये भी सही है, बराबर है। अभी एंड नो ट्रबल इज देयर, तो अभी इसमें गलती है। कैसे गलती है? देखिए हम लोगों ने जब देयर के सेंटेंस पढ़े हैं तो उस देयर के सेंटेंस में हम लोगों ने देखा हुआ है कि देयर हमेशा पहले होता है और उसके बाद में वर्ब होगा, और उस वर्ब के बाद में यहां पर सब्जेक्ट आना चाहिए। ओके, उसमें मैंने आपको वहां पर एक रूल भी बताया था कि जब द, सम, इन जैसे डिटरमाइनर्स, जब डिटरमाइनर्स अगर सेंटेंस में होते हैं और उनसे अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत करनी होती है तो वहां पर देयर का यूज किया जाता है। तो यहां पर यही है, एंड नो ट्रबल इज देयर, इसके बदले में ये सेंटेंस ऐसा चाहिए, एंड देयर इज नो ट्रबल, और हम ऐसे करेंगे तो ही ये सेंटेंस बराबर होगा। अभी देखिए, टेल मी द नेम ऑफ अ कंट्री वेयर एवरी सिटीजन इज लॉ अबाइडिंग एंड देयर इज नो ट्रबल, मतलब ये सेंटेंस अभी सही है। तो हमारा आंसर ऑफ कोर्स है क्या? सी। दोस्तों नमस्ते और जय हिंद। सीरीज के एक्सप्लेनेशन अभी आपने सुने, ऐसे एक्सप्लेनेशन मैं हर टॉपिक वाइज आपको देने वाला हूँ। मतलब यहाँ पर अभी दिया है आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वैसे ही बाद में मैं देने वाला हूँ वर्ब्स और उसके एरर्स क्या होते हैं। ऐसे एक एक टॉपिक पर वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन में 2008 से लेके 2022 तक जितने भी सीरीज के एग्जाम्स हुए हैं उसके सबके क्वेश्चंस लेके मैंने टॉपिक वाइज एनालिसिस करके उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। दोस्तों अगर आपको इस तरीके से अगर सीखना है तो ये अपना एक ऐप है, सुदेश सर्स द इंग्लिश वे। गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसमें क्या क्या कोर्स है देखिए। सबसे पहले जो कोर्स है वो है द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर में 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स और 1 ईयर का कोर्स, ऐसे कोर्स समाविष्ट है। ये कोर्सेज ऑफ कोर्स सीडीएस के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है, सीएचएसएल के लिए भी है और सीएपीएफ के लिए भी है।
दोस्तों अगर आप सीडीएस कर रहे हैं तो सीडीएस का कोर्स अगर आप देखोगे तो वहां पर सीडीएस के 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो मैंने लिए हुए हैं। वैसे ही मैंने एसएससी के भी लिए हुए हैं और सीएपीएफ के भी लिए हुए हैं। हर एक एक एग्जाम के कोर्स में उनके जितने भी क्वेश्चंस पेपर है वहां पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। दूसरा पर्टिकुलरली सीएपीएफ में आपको मालूम है कि वहां पर पेपर 2 जो है वहां पर इंग्लिश लिखना पड़ता है। सीएपीएफ के लिए पर्टिकुलरली ये कोर्स बहुत ही अच्छा रहेगा। पर्टिकुलरली आपको मालूम है सीएपीएफ में रिटन इंग्लिश होता है। सीएपीएफ के पेपर में आपको ऐसे छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है जैसे रिपोर्ट्स है, कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसी है, ग्रामर है, वो सब आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है। सीएपीएफ के कोर्स के लिए ये आना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सीएपीएफ के स्टूडेंट्स के लिए जिनकी अंग्रेजी बहुत ही कच्ची है, उनके लिए बहुत जो अंग्रेजी में वीक है उनके लिए पर्टिकुलरली कोर्स बनाया हुआ है। पूरा बेसिक से लेके एकदम एडवांस इंग्लिश तक आपको इंग्लिश 10 दिन में लिखना आना चालू हो जाएगा और धीरे 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 आपको मैं नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाके आपको एडवांस लेवल तक का अंग्रेजी लिखना सिखाया हुआ है। तो दोस्तों ये सीएपीएफ के लिए ये कोर्स है। तो ऐसे 2 कोर्सेस है, उसकी ड्यूरेशन अलग अलग है। सीडीएस एसएससी के लिए आप और सीएपीएफ के लिए कोर्स आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज द इंग्लिश वे, ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप इस कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, देखिए कितना इजी आपको समझ में आएगा। आई होप दैट द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम बट इट डिडंट या इट डिड नॉट। अभी यहां पर देखना है दोस्तों, हमें सबसे पहले तो हमें दिख रहा है क्या, देखिए आई होप दैट, मतलब यहां पर क्या है, सिंपल पास्ट है। होप के बाद में दैट कंजंक्शन है, ये भी सही है। शुरुआत करनी है तो द ट्रेन भी सही है। अभी ये पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में भी आ सकता है, मतलब इस पार्ट में भी उसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, या सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जो हम इसके बाद में दूसरा जो चैप्टर है उसमें मैंने वो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस डाला हुआ है, तो उसमें किसी में भी आ सकता है। रूल आपको मालूम है क्या है, देखिए आई होप दैट सिंपल पास्ट है, द ट्रेन। अभी यहां पर जब पास्ट होता है मतलब हम लोगों ने क्या देखा है, देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन के रूल जब हम लोगों ने सीखे तभी हम लोगों ने क्या देखा है, देखिए अगर मेन क्लॉज में अगर प्रेजेंट नहीं तो फ्यूचर होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कुछ भी चलता है, मतलब कोई भी टेंस चलेगा या कोई भी हेल्पिंग वर्ब चलेगा। हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल, तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल चल सकता है जब मेन क्लॉज में प्रेजेंट और फ्यूचर होगा। लेकिन दूसरा रूल क्या है, अगर मेन क्लॉज में पास्ट टेंस होता है, फिर वो कौन सा भी पास्ट होने दे, मोस्टली रहेगा तो सिंपल पास्ट रहेगा, तो उसके बाद वाले जितने भी क्लॉजेस होते हैं वो हमेशा पास्ट में ही होने चाहिए। अभी यहां पर पास्ट में होने चाहिए मतलब यहां पर आपको विल का वुड करना पड़ेगा, और ये जब आप करोगे तभी आपको दिखाई देगा ये सेंटेंस सही है। ओके, तो आई होप दैट द ट्रेन वुड अराइव ऑन टाइम बट इट डिडंट। अभी समझ में आ गया, बहुत इजी हो गया। क्यों, हम लोगों ने वो चैप्टर किया हुआ है और उसके बाद में अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट, इजी है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन why did Rajagopalachari resign from the Congress in 1940 और नो एरर। अभी देखिए एक बार हमें टॉपिक कौन सा ही समझ गया और हमें अब उसके रूल्स तुरंत आ गए, देखिए सब कैसे इजी हो जाता है। अभी यहाँ पर एरर ढूंढनी है, इट इज डिफिकल्ट, कुछ भी एरर नहीं है, बराबर है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, इसका खुलासा करना बहुत ही कठिन है। कौन सा खुलासा, अभी यहाँ पर दूसरे रूल्स हम लोगों ने क्या क्या सीखे हैं, देखिए WH वर्ड के पहले इफ, वेदर और दैट तो कभी भी नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ तक भी बराबर है, इधर ये बराबर है, बराबर है। अभी इसके
इसके बाद वाला ये जो सेंटेंस है वो देखिए, डिड राजगोपालाचारी रिजाइन। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या, तो हमें एक तो ये समझ में आ गया ये कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। और अब भी हम लोगों ने देखा सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा असर्टिव टाइप ही कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। यहाँ पर इंट्रोगेटिव टाइप की कंस्ट्रक्शन कभी भी नहीं चलती है। इसके लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया है, उसके बाद में सब्जेक्ट है और उसके बाद में वापस ईडी है। अभी आपको इसमें समझ में आएगा डिड के बाद में ईडी नहीं चलता है, लेकिन समझो अगर कोई पेपर सेटर ने आपको ईडी दिया ही नहीं, ये सब अभी मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, ये दिया ही नहीं, अभी आप क्या करोगे, फिर आपको बराबर लगेगा क्योंकि डिड है उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये चलने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस की ही स्ट्रक्चर चाहिए। मतलब यहाँ पर जैसे हमें बताया WH वर्ड होने के बाद में पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब, बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में ही रिमेनिंग पार्ट चाहिए। मतलब ये सेंटेंस कभी बराबर होगा, व्हाई राजगोपालाचारी रिजाइन और उसके बाद में फ्रॉम द कांग्रेस इन 1940। इस तरीके से ये सेंटेंस होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो है बी। अभी एक बार यहाँ पर मिल गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें आंसर तो मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई डिड नॉट नो वेयर दे वर गोइंग। मतलब मुझे मालूम नहीं था कि वो जा रहे थे या नहीं। नॉर कुड आई अंडरस्टैंड, और मैं ये समझ भी नहीं सका, व्हाई हैड दे लेफ्ट सो सून, नो एरर, और मैं ये समझ भी नहीं सका कि वो क्यों इतने जल्दी निकले थे। ओके, अभी चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ए पार्ट में आई डिड नॉट नो, सही है, डिड बराबर है, डिड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो भी बराबर है। यहाँ पर वेयर के पहले दैट नहीं है तो इधर भी बराबर है। उसके बाद में अभी हम लोगों ने देखा असर्टिव टाइप की कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो यहाँ पर वेयर बराबर है, सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब है, तो इधर तक बराबर है। अभी शायद हमें लग सकता है यहाँ पर गलती है, शायद लग सकता है, लेकिन यहाँ पर क्यों गलती नहीं आपको धीरे धीरे बाद में समझेगा। अभी हमें सिर्फ इतना ही समझ में लेना है, नॉर ये नेगेटिव मीनिंग का वर्ड है, और नेगेटिव मीनिंग के जो भी वर्ड होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। तो कोई भी नेगेटिव मीनिंग का एडवर्ब अगर सेंटेंस में शुरुआत में आता है, ओके, शुरुआत में आता है, तो हमेशा इस नेगेटिव एडवर्ब के बाद में हमेशा सबसे पहले इस जो भी टेंस वगैरह जो भी आपको कुछ करना होगा तो उसका सहायक क्रिया सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद में ही सब्जेक्ट और फिर बाकी का सेंटेंस। ये एक बार आपको समझ गया ना, बस हो गया। इसके लिए लगते समय हमें लगेगा यार ये पहले कैसे आया या इससे आना चाहिए, आई कुड अंडरस्टैंड, यार डी गलत है, नहीं, अभी तक ये गलत नहीं है। क्यों, उसका रूल है ये। तो नॉर के बाद में नॉर कुड आई अंडरस्टैंड, ये सही है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए जैसे यहाँ पर इधर से सबऑर्डिनेट क्लॉज चालू हो गया है, बराबर है, और अभी हम लोगों ने देखा सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो कंस्ट्रक्शन होती है वो असर्टिव टाइप ही चाहिए। ओके, तो यहाँ तक असर्टिव टाइप की ही कंस्ट्रक्शन है, ये हमें फंसाने के लिए जानबूझकर यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अभी यहाँ पर चलते हैं। अभी इसके बाद में अंडरस्टैंड, यहाँ पर तो एक तो ये असर्टिव सेंटेंस है और ये सही है, ये भी हम लोगों ने अभी देखा। अभी इसके बाद में अंडरस्टैंड का ये वापस एक नया क्लॉज है, तो ये भी असर्टिव होना चाहिए। अभी देखिए ये असर्टिव है क्या, यहाँ पर क्या है देखिए, WH वर्ड, और WH वर्ड के बाद में यहाँ पर हमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ पर क्या चाहिए, दे यहाँ पर आना चाहिए और हैड इस जगह पर जाना चाहिए। मतलब व्हाई दे हैड लेफ्ट सो सून, ऐसा होना चाहिए। मतलब गलती हमें मिल गई, तो हमारा आंसर है सी। Her relatives could not explain to us, बराबर है, उसके जो रिश्तेदार है वो हमें समझा नहीं सके, बता नहीं सके। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एक्सप्लेन के बाद में यहाँ पर जब भी
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा टू आना ही चाहिए। एक्सप्लेन का ये रूल है, जैसे ये एक्सप्लेन का रूल है वैसे ही और कुछ वर्ब्स का है, वो आगे मैंने आपको सिखाया हुआ है। ओके, तो जब आएगा तो हम लोग देखने वाले हैं एक्टिव पैसिव में विशेषतः इस रूप का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हमें आज तक हमारे एग्जाम में एक्टिव और पैसिव का उस टाइप का सेंटेंस पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछेंगे तो क्या होगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आगे एक्टिव और पैसिव के लेसन में मैंने ये लेक्चर्स में वो समझाया हुआ है, तो वहां पर गौर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले रूल समझ में आ गया। तो हर रिलेटिव्स को नॉट एक्सप्लेन टू अस, यहाँ पर ये सही है। अगर यहाँ पर ये नहीं होता था तो हम लोग इधर ही एरर पहले लेते थे, क्योंकि एक्सप्लेन के बाद में हमेशा टू चाहिए ही। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डिडंट शी कम फॉर द वेडिंग। अभी ए में तो कुछ भी मिस्टेक नहीं है, एरर्स है नहीं। अभी यहाँ पर व्हाई डिड नॉट शी कम फॉर द वेडिंग, अभी हमें क्या लगेगा यार, डीड यहाँ पर है तो इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये पार्ट बराबर है, लेकिन ये पार्ट गलत है, क्योंकि ये इस टाइप की रचना असर्टिव की ही होनी चाहिए। क्यों? मेन क्लॉज हमारा असर्टिव है, और लेट मेन क्लॉज बी असर्टिव और इट माइट बी इंट्रोगेटिव, वी हैव टू नो दैट the subordinate clause must always be in assertive form। तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है। क्यों? यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, why she came for the wedding, ऐसे होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमें बी में गलती मिली है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे एज शी वॉज एक्सपेक्टेड, शी बराबर है, वॉज एक्सपेक्टेड भी बराबर है, और नो एरर, मतलब एरर तो हमें मिल गई है। तो ऑफ कोर्स हमारा आंसर हो गया बी। ओके, आई हैव नो न्यूज फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आगे नो एरर। अभी देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इस चैप्टर में एक्टिव और पैसिव 12 टेंसेस, उसके बाद में 16 हेल्पिंग वर्ब्स सीखने के बाद में मैंने आपको 2 मेन वर्ब्स कैसे चलते हैं वो सिखाया हुआ है। उसमें का एक वर्ब है, वो है हैव। हम लोगों ने वहां पर देखा है कि हैव ये 3 तरीके से चलता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इतना ही देखेंगे इसके लिए कि यहाँ पर वो कैसे चलता है। तो हैव एक तो हेल्पिंग वर्ब है जो हम लोग परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसका यूज करते हैं, वहां पर वो हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा हैव टू, हैज टू हेल्पिंग वर्ब्स, बाद में शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, ये भी हम लोगों ने सीखे हुए हैं। वहां पर भी हम लोग हैव ये हेल्पिंग वर्ब जैसे ही यूज करते हैं। अभी यहाँ पर और दूसरा हैव का जो यूज होता है वो मेन वर्ब जैसे होता है, और जब वो मेन वर्ब जैसे होता है तो हम लोगों ने देखा हुआ है मेन वर्ब में भी उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है जिसे कहा जाता है एक्शन वर्ब, और दूसरा होता है नॉन एक्शन वर्ब। और हम लोगों ने ये देखा हुआ है अगर बी और हैव ये दोनों अगर मेन वर्ब जैसे चलते हैं, और अगर सेंटेंस में आपको वहां पर टाइम फ्रेज मिलती है, पर्टिकुलरली सिंस और फॉर प्रीपोजिशन की अगर आपको टाइम फ्रेज वहां पर मिलती है, तो वहां पर कभी भी कोई भी सिंपल टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट या पास्ट का यूज नहीं किया जाता है। उसके बदले में वहां पर सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंसेस ही यूज करने होते हैं। मतलब अगर सिंपल प्रेजेंट वहां पर दिखाई देगा तो
तो हमें वहां पर परफेक्ट प्रेजेंट यूज करना है। अगर वहां पर हमें सिंपल पास्ट दिखाई देता है तो हमें वहां पर परफेक्ट पास्ट का यूज करना है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अभी हैव ये जब मेन वर्ब जैसे यूज होता है और उसके बाद में अगर हमें परफेक्ट प्रेजेंट यहाँ पर लेना है तो ऑफ कोर्स ये सहायक क्रिया हो जाएगी और उसके बाद में हैव ये मेन वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा, वो है हैड। इसके लिए यहां पर ही सबसे पहले गलती है, ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, आई हैव हैड नो न्यूज फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर आई हैव नो न्यूज फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय से उसके पास से कुछ न्यूज नहीं है। तो बहुत समय अगर व्यतीत हुआ है तो जब टाइम फ्रेज इंग्लिश में यूज की जाती है तो वहां पर हमेशा परफेक्ट प्रेजेंट नहीं तो परफेक्ट पास्ट ही होना चाहिए। हैव ये मेन वर्ब का सिंपल प्रेजेंट में हम लोग सिर्फ हैव नहीं तो हैज यूज करते हैं, लेकिन परफेक्ट टेंस में हैज हैड या हैव हैड का यूज करना पड़ेगा। जैसे आई के लिए हैव लगता है, इसके लिए उसके बाद में हैड आना चाहिए। हम लोगों ने हैव में ये पर्टिकुलरली देखा हुआ है। अभी जब हम ये सॉल्व कर रहे हैं तभी आपको अभी ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने सब बेसिक इंग्लिश जो सिखाया है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो भी सिखाया हुआ है उसमें मैंने आपको बी क्यों सिखाया, हैव क्यों सिखाया, सब टेंसेस क्यों सिखाए, माइट हैव, मस्ट हैव वगैरह वगैरह जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है वो क्यों सिखाए, क्यों एग्जाम में पूछते हैं और हमें एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। वी डोंट वांट टू हैव a PhD in English. We just want to crack our exam. We have to achieve marks. If you want to achieve marks, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि पढ़ाई ऐसे कीजिए कि एक बार वापस एक बार नहीं तो देख लीजिए हम लोगों ने क्यों, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं कि जो भी हमने सीखा हुआ है ना, the same we are going to apply here and we are applying here. See here, the same is applied here. तो इसके लिए हमें ये करना है, ठीक है। It was a great loss indeed. सही में वो बहुत बड़ा नुकसान था। But how far he is to be blamed for it. लेकिन उसको और कितना दोष देना है उसके लिए, for it I am not quite sure, मतलब मैं इससे पक्का नहीं हूं। अभी देखिए, it was a great loss indeed, but now how far he is to be blamed for it, I am not quite sure. सबसे पहले ये सब देखने के पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये मेन क्लॉज है। ओके, अभी यहां पर हमें देखना है इस क्लॉज का और इस क्लॉज का संबंध क्या है। मतलब वो एक ग्रेट लॉस था, ये तो अभी समझ में आया, और उसको कितना दोष देना है, तो अभी उसको कितना दोष देना है हमारे लैंग्वेज में बराबर है, लेकिन इसके ये इधर ये है तो यहां पर ही इज टू ब्लेम कैसे चलेगा, ही वॉज टू बी ब्लेम चाहिए, क्योंकि ये किया हुआ है उसके लिए उसको दोष दिया जा रहा है ना, तो इसके लिए वहां पर ही वॉज टू बी ब्लेम फॉर इट, इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ए सही है, बी में हमें एरर मिल गई, आई एम नॉट क्वाइट श्योर ये सही है, तो हमारा आंसर जो है वो है बी। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग यू आर इन दिस प्रोफेशन, ये भी देखिए हम लोगों ने सीखा हुआ है। हम लोगों ने बी का उपयोग इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, मतलब जिसे हम लोग ऑक्सिलरी कहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जिससे भी होता है और मेन वर्ब जैसे भी होता है। अभी जैसे हम लोगों ने हैव का एक सेंटेंस देखा कि अगर बी और हैव के सेंटेंस में अगर आपको टाइम फ्रेज मिलती है फॉर और सिंस की, तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस नहीं चलता है। देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अभी ये वर्ब है, इतना तो समझ में आ गया। यहां पर ये क्या है, देखिए टाइम फ्रेज है,
टाइम फ्रेज है, हमें लगता है WH वर्ड, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? कितना समय, मतलब वो इस व्यवसाय में कितना समय है, कितना देर है। फिर आर यहां पर सिंपल प्रेजेंट नहीं चलेगा, तो उसके बदले में हमें यहां पर परफेक्ट प्रेजेंट लेना पड़ेगा। और परफेक्ट प्रेजेंट करते समय ये होना क्या चाहिए? परफेक्ट में हैव और हैज ये ऑक्सिलरी होते हैं, और उसके बाद में V3 होता है। फिर बी वर्ब का V3 क्या है? बी का प्रेजेंट फॉर्म तो ये हो गया एम, इज नहीं तो आर, पास में हो गया वॉज नहीं तो वर, तो यहां पर बीन आना चाहिए। मतलब बी का V3 ये है, तो ये सेंटेंस कभी बराबर होगा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस प्रोफेशन। अगर ऐसे हो जाएगा तो ये सेंटेंस सही होगा। मतलब हमारी एरर है बी में, तो ऑफ कोर्स हमारा आंसर है बी। आई कर्टियसली आस्क्ड हिम, मैंने विनम्रता से उसे पूछा, वेयर वाज ही गोइंग, वो कहां पर जा रहा था। बट ही डिडंट रिप्लाई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। नो एरर। अभी यहां पर तो सब्जेक्ट बराबर है, V2 है, ये भी बराबर है, वहां पर ऑब्जेक्ट है, ये भी बराबर है। अभी देखिए, एक तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। अभी इसके बाद में WH का हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है। इसे क्या कहा गया आपको मालूम है? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के रूल मैंने वहां पर दिए हुए हैं। तो वेयर वॉज ही गोइंग, इसके बदले में यहां पर आना क्या चाहिए? वेयर ही वॉज गोइंग। अगर ये रहेगा तो ये पार्ट बराबर हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल गया। क्या है आंसर? बी। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो कैसे फटाफट हमें आंसर मिल रहे हैं। अभी 2019 मतलब अभी तक के जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे वो सब कौन से हैं? 2008 से लेके 2018 तक के, 18 का जो सेकंड पेपर है उतने तक के थे। अभी 19, 20, 21 और 22 इनके मैंने इकट्ठा किए और उसके अभी दिए हुए। उसमें पर्टिकुलरली 19 में इस टाइप से आया था क्वेश्चंस। बाकी है वही स्पॉट एरर ही है। क्या क्या है देखिए, एक्सपीरियंस हैज शोन दैट, एक्सपीरियंस ने, अनुभव ने हमें ये बताया हुआ है, दिखाया हुआ है। द चेंज ओवर फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब जो हमारी इकोनॉमी पहले क्लोज थी तो उससे अभी मर्केंटाइल इकोनॉमी हो गई, व्यापार दिन के लिए अच्छी हो गई है। हैज प्रेजेंटेड इन ह्यूमन सोसाइटी इनन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स, और उसने हमारे मानव समाज में बहुत सारी समस्याएं खड़ी की है। अभी ये सेंटेंस अगर बराबर देखेंगे ना तो हमें तो यही लगेगा यार इसमें कोई गलती है ही नहीं। अभी गलती क्या है देखिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस हैज शोन दैट, इधर तक तो कुछ गलती है ही नहीं, इसलिए ये तो बराबर हो गया। अभी द चेंज ओवर फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी, एक इकोनॉमी से दूसरी, मतलब फ्रॉम के बाद में यहाँ पर इधर फ्रॉम है तो वैसे यहाँ पर टू भी है, तो यहाँ पर ये सही है। और यहाँ पर टू अ मर्केंटाइल इकोनॉमी हैज प्रेजेंटेड, मतलब हमारी इकोनॉमी मर्केंटाइल इकोनॉमी जो हो गई है, मतलब हमारे इकोनॉमी का जो चेंज ओवर हुआ है क्लोज इकोनॉमी से मर्केंटाइल इकोनॉमी तक, मतलब ये जो चेंज हो गया है ना, उसने क्या किया है, क्या हमें दिखाया हुआ है? इन ह्यूमन सोसाइटी, इस ह्यूमन सोसाइटी में क्या दिखा है? इनन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स। अभी इधर ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर यहां पर अभी गलती है। क्यों गलती है? हम लोग सही तरीके से देखेंगे ना तभी हमें ये मालूम पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको वहां पर देखिए बार बार मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में ही रिमेनिंग पार्ट होता है। अभी यहां पर देखिए
कहाँ प्रॉब्लम से कहाँ कहाँ, बराबर है। समस्या कहाँ खड़ी हुई है, इन ह्यूमन सोसाइटी। मतलब ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट है, और रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट के बाद में चाहिए, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस में हैज प्रेजेंटेड के बाद में इन ह्यूमन सोसाइटी ये नहीं आना चाहिए। तो यहां पर इन ह्यूमन सोसाइटी लास्ट में आना चाहिए। मतलब पहले क्या आना चाहिए, टू अ मर्केंटाइल इकोनॉमी हैज प्रेजेंटेड, उसके बाद में इन्यूमरल प्रॉब्लम्स, और उसके बाद में आना चाहिए इन ह्यूमन सोसाइटी। इसके लिए ये गलत है, तो हमारा आंसर ऑफ कोर्स है डी। ओके, 2019 को सेकंड में आकर गया हुआ ये क्वेश्चन वही देखिए। डिस्पाइट द थ्रिल ऑफ, यहां पर विलिंग नहीं चाहिए, विनिंग चाहिए। ओके, डिस्पाइट द थ्रिल ऑफ विनिंग, मतलब विनिंग का थ्रिल होने के बावजूद भी द लॉटरी, क्या लॉटरी जितने का जो थ्रिल है वो रहने के बावजूद भी, लास्ट वीक में सेंटेंस पूरा देखें, डिस्पाइट द थ्रिल ऑफ विनिंग द लॉटरी लास्ट वीक, मतलब पिछले हफ्ते में लॉटरी जीतने का जो थ्रिल था उसके बावजूद भी माय नेबर स्टिल सीम्स हैप्पी, मेरा नेबर है वो अभी भी हैप्पी है। अभी यहां पर मतलब मैं जो बोलता हूं ना, अगर आपको कोई भी सेंटेंस का अपनी मातृभाषा में अगर मतलब समझ गया तो हमें तुरंत वहां पर गलती पकड़ में आती है। कैसे, देखिए यहां पर ये डिस्पाइट से हमें दिख रहा है कि यहां पर परिणाम उल्टा दिखाना चाहिए, और परिणाम उल्टा दिखाने के लिए ही डिस्पाइट का यूज करते हैं। ओके, मतलब डिस्पाइट का मतलब ही ये है कि उसके बावजूद भी, के बावजूद भी। तो देखिए ना, अगर लॉटरी उसने जीती है तो उसका जो थ्रिल है, तो वो थ्रिल से वो हैप्पी होगा ना। तो यहां पर तो दिख ही रहा है वो हैप्पी है, लेकिन वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बावजूद भी, मतलब लॉटरी जीतने के बाद में कोई तो खुश होना चाहिए ना। यहां पर लॉटरी जीतने के बावजूद भी वो सुखी है, अरे सुखी है नहीं, दुखी है होना चाहिए, इसके लिए गलती है यहां पर। तो डिस्पाइट द थ्रिल ऑफ विनिंग द लॉटरी लास्ट वीक माय नेबर स्टिल सेम्स, यहां पर होना चाहिए अनहैप्पी। इसलिए मतलब भी साथ साथ में समझ में आना चाहिए। और हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और उसके सब मतलब जो है सेंटेंस के आने क्यों चाहिए, ये बार बार मैं आग्रह क्यों कर रहा हूं, सिर्फ इसीलिए अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। देखिए इंग्लिश में 75 मार्क्स तो सीडीएस में मिलने ही चाहिए, और वो मिलेंगे जरूर, लेकिन जब आप एक एक सेंटेंस समझ के लेंगे। ठीक है, द फैसिनेशन विद गोल्ड, मतलब गोल्ड का जो भी आकर्षण है, एटलीस्ट जो भी है, सीम्स टू बी अ केस, वो एक ऐसा एक उदाहरण है वेयर ट्रेडिशनल बिलीफ एंड मॉडर्न फाइनेंस वुड पॉइंट द सेम वे, दोनों भी एक जगह चलते हैं। चलो अभी यहां पर देखिए, द फैसिनेशन विद गोल्ड एटलीस्ट सीम्स टू बी, बराबर है, सीम्स टू बी अ केस, वो एक ऐसा उदाहरण है। यहां पर ये जो वर्ड है इसके बदले में ये आना चाहिए। देखिए, the fascination with gold at least seems to be a case where traditional belief and modern finance would point the same way, मतलब ये दोनों भी सेम ही दिखाते हैं। क्या ट्रेडिशनल बिलीफ क्या है हमारी, यार सोना होगा तो कभी भी काम में आता है, वो बहुत अच्छा होता है, रखना चाहिए घर में, ऐसे। और मॉडर्न फाइनेंस क्या करता है, वही करता है। तो फैसिनेशन जो है गोल्ड का वो यही है। मॉडर्न फाइनेंस क्या बोलता है कि भाई गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखो, दाम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों भी वही दिखाते हैं, क्या, फैसिनेशन ऑफ गोल्ड सीम्स टू बी अ केस, बराबर है। इसलिए यहां पर वेयर आना चाहिए, वर नहीं, क्योंकि यहां पर वर क्यों आएगा वो देखिए ना, यहां पर एटलीस्ट सीम्स, मतलब इसके लिए इसका तो वर्ब लगा दिया। अब ये केस के बाद में और केस के बाद में ये कैसे आएगा, कैसे, यहां पर ये क्या पूरा सब्जेक्ट है क्या, और अगर पूरा सब्जेक्ट भी होता तो भी वहां पर बहुत ज्यादा था, वर्ब तो आने का सवाल ही नहीं उठता है।
लेकिन सेंटेंस का मीनिंग समझने के बाद में हमें समझता है यहां पर बी का फॉर्म नहीं चाहिए, वेयर चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमारा आंसर जो है वो है बी। दोस्तों नमस्ते और जय हिंद। सीडीएस की एक्सप्लेनेशन अभी आपने सुने, ऐसी एक्सप्लेनेशन मैं हर टॉपिक वाइज आपको देने वाला हूँ। मतलब यहाँ पर अभी दिया है आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वैसे ही बाद में मैं देने वाला हूँ वर्ब्स और उसके एरर्स क्या होते हैं। ऐसे एक एक टॉपिक पर वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन में 2008 से लेके 2022 तक जितने भी सीडीएस के एग्जाम्स हुए हैं उसके सबके क्वेश्चंस लेके मैंने टॉपिक वाइज एनालिसिस करके उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। दोस्तों अगर आपको इस तरीके से अगर सीखना है तो ये अपना एक ऐप है सुदेश सर्स द इंग्लिश वे। गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसमें क्या क्या कोर्स है देखिए। सबसे पहले जो कोर्स है वो है द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर में 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स और 1 ईयर का कोर्स, ऐसे कोर्स समाविष्ट है। ये कोर्सेज ऑफ कोर्स सीडीएस के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है, सीएचएसएल के लिए भी है और सीएपीएफ के लिए भी है। दोस्तों अगर आप सीडीएस कर रहे हैं तो सीडीएस का कोर्स अगर आप देखोगे तो वहां पर सीडीएस के 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो मैंने लिए हुए हैं। वैसे ही मैंने एसएससी के भी लिए हुए हैं और सीएपीएफ के भी लिए हुए हैं। हर एक एक एग्जाम के कोर्स में उनके जितने भी क्वेश्चन पेपर है वहां पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। दूसरा पर्टिकुलरली सीएपीएफ में आपको मालूम है कि वहां पर पेपर 2 जो है वहां पर इंग्लिश लिखना पड़ता है। सीएपीएफ के लिए पर्टिकुलरली ये कोर्स बहुत ही अच्छा रहेगा। पर्टिकुलरली आपको मालूम है सीएपीएफ में रिटन इंग्लिश होता है। सीएपीएफ के पेपर में आपको ऐसे छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है जैसे रिपोर्ट्स है, कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसी है, ग्रामर है, वो सब आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है। सीएपीएफ के कोर्स के लिए ये आना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सीएपीएफ के स्टूडेंट्स के लिए जिनकी अंग्रेजी बहुत ही कच्ची है उनके लिए, बहुत जो अंग्रेजी में वीक है उनके लिए पर्टिकुलरली कोर्स बनाया हुआ है। पूरा बेसिक से लेके एकदम एडवांस इंग्लिश तक आपको इंग्लिश 10 दिन में लिखना आना चालू हो जाएगा और धीरे 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 आपको मैं नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाके आपको एडवांस लेवल तक का अंग्रेजी लिखना सिखाया हुआ है। तो दोस्तों ये सीएपीएफ के लिए ये कोर्स है। तो ऐसे 2 कोर्सेस है, उसकी ड्यूरेशन अलग अलग है। सीडीएस एसएससी के लिए आप और सीएपीएफ के लिए कोर्स आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों दिस सर्च द इंग्लिश वे, ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप इस कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं।